फाइनेंस क्राइम 489F, 406, 420, 468, 471 या पैसों के लेन देन के मामलों के अंदर तफ्तीश कैसे की जाती है, तफ्तीश की कमियां कोताहियां क्या होंगी जो मुल्जमान को बरी करवा सकती हैं, और किस तरीके से तफ्तीश अगर बेहतर हो या कौन सी चीजें अगर तफ्तीश का हिस्सा बनाई जाए मदई की तरफ से तो केस को मजबूत कर सकती हैं, और कौन सी चीजें अगर केस का हिस्सा ना बनाई जाए मदई की तरफ से, या फिर मुल्जम किस तरह की प्ली ले ट्रायल कोर्ट के अंदर जो केस के अंदर मुल्जम को बरी करवा सकती हैं। इसके अंदर पीपीसी की कौन से लॉज हैं, लॉ ऑफ एविडेंस कौन सा एप्लीकेबल होगा, और पुलिस रूल 1934 के कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। इसी के ऊपर आज हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। जब भी फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड एफआईआर हो जाए, जब भी फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड एफआईआर हो जाती है, देन उसका अगला प्रोसेस, अगला मरहला तफ्तीश का आगाज है। तफ्तीश 156 सीआरपीसी के तहत होगी, और इसके अंदर पीपीसी के जो लॉज हैं वो जितने भी फाइनेंस क्राइम हमारे रिलेटेड हैं, जैसे कि फाइनेंस क्राइम के अंदर चोरी डकैती के भी मामला आ जाते हैं, 489F के मैटर भी आ जाते हैं, फिर 406 के मामला भी आ जाते हैं, जहां पर रकम के खुर्द-बुर्द का या रकम की ट्रांसफॉर्मेशन का या रकम की तरसील का मामला हो, वो तमाम क्राइम की जो तफ्तीश है उस पैरामीटर और प्रोसीजर थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एफआईआर के बाद तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर होता है आपका, जो आपके केस के अंदर आपकी तफ्तीश करता है। तफ्तीशी ऑफिसर सीआरपीसी 156 और पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 के तहत आपकी प्रोसीडिंग को आगे स्टार्ट करवाता है। यहां पर एक आम ख्याल ये है कि जी तफ्तीशी बगैर पैसे लिया कुछ भी नहीं करता, तफ्तीशी पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। ये एक हमारी सोसाइटी का ऐसा एलिमेंट जरूर है जहां पर हम तफ्तीशी को खुद से भी रिश्वत देना चाहते हैं, खुद से भी पैसे देते हैं, और उसकी वजूहात क्या है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना केस होता है कि हमने केस का आगाज ही ऐसे किया होगा, हमने एफआईआर ही ऐसे करवाई है जिसके अंदर हमने हकायक को छुपाया, फैब्रिकेशन की है, हमने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर छेड़छाड़ की है। जब ये तमाम चीजें तफ्तीशी के सामने आती हैं तो तफ्तीशी हमसे रिश्वत नहीं लेता, हम खुद उसको रिश्वत देते हैं कि ये ले जी पैसे और हमारे केस को इस तरीके से चलाएं या वैसे चलाएं या उस तरीके से चलाएं। तो लिहाजा ये गुमान करना कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, तफ्तीशी रिश्वत लेता है, बगैर रिश्वत के वो काम ही नहीं करते, ये सरासर गलत और एक सिर्फ इल्जाम तराशी की हद तक है, अदरवाइज इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो रिश्वत हम देते हैं, वो लेते नहीं हैं हमसे। तो लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। तफ्तीश स्टार्ट होने के बाद जो तफ्तीशी है वो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है 161 के तहत, 161 सीआरपीसी के तहत। हमेशा अपनी स्टेटमेंट रिटन फॉर्म के अंदर तहरीर करें, खुद लिखें, बयान मेरी तरफ से बयान हल्फी या बयान अज़ लिखने के बाद नीचे अपने साइन और अपना अंगूठा जरूर करें, और वो मिसल का हिस्सा बनाएं। ऑरली स्टेटमेंट ना दें। ऑरली स्टेटमेंट, जुबानी कहानी या जुबानी बात हमेशा तब्दील होती रहती है और वो आपके खिलाफ ही कहीं ना कहीं जाएगी। 161 की जब मदई स्टेटमेंट दे तो उसके अंदर रेलिवेंट तफ्तीशी को कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए और मदई को भी कौन से डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए। अगर चेक का मामला है तो जेन्युइन चेक दिखाए या चेक की कॉपी दे, बैंक की जो मेमो स्लिप है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से या किसी भी वजह से लगी है उसकी कॉपी प्रोवाइड करे। कोई एग्रीमेंट दोनों के दरमियान में तहरीर है तो उस एग्रीमेंट की फोटो कॉपी तफ्तीशी को फराहम करे। इसके अलावा कोई रिसिप्ट है पैसे ट्रांसफर करने की, बैंक ट्रेल है, ट्रांजैक्शन ट्रेल है, ईमेल्स है, कॉल रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप चैट्स है, ऑडियो या वीडियो एविडेंस है। ये तमाम एविडेंस को अगर तो डिजिटल एविडेंस है तो इनको यूएसबी के थ्रू तफ्तीशी को दे और अपने बयान का हिस्सा बनाए कि मैं एक तफ्तीशी को यूएसबी भी दे रहा हूं, इसके अंदर ये ऑडियो इतने मिनट इतने सेकंड की, ये वीडियो इतने मिनट इतने सेकंड की है, और उन ऑडियो और वीडियो की जो नंबर है वो भी मेंशन किया करें अपनी एप्लीकेशन में। ये आपके केस को इंतहाई मजबूती फराहम करती हैं जब ट्रायल में आप जाते हैं। मैं बीइंग ए डिफेंस लॉयर जितने भी केसेस किए हैं वहां पर बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि किसी मदई ने इस तरीके की ट्रांजैक्शन ट्रेल प्रोवाइड की हो एडवोकेट से कंसल्ट करने के बाद। और जब ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड पर होती हैं तो फिर उनको झूठा कहना या उनको बेबुनियाद मनगढ़ंत कहना साबित नहीं हो पाता, फिर वो जेन्युइन होती हैं और जेन्युइन के ऊपर ही मुल्जिम को सजा भी हो जाती है। तो ये तमाम आपको वो बातें बता रहा हूं जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बीइंग ए डिफेंस लॉयर। फोर्थ स्टेप फाइनेंस क्राइम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कलेक्शन। फाइनेंशियल क्राइम के अंदर डॉक्यूमेंट्स कलीदी किरदार अदा करते हैं, जहां पर चेक, एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट, कंपनी रिकॉर्ड है, कोई लोन एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ट्रांजैक्शन की हैं, उनकी फोटोकॉपी पीडीएफ फॉर्म में निकलवाएं और फिर मुतलका बैंक से अटेस्ट भी करवाएं, क्योंकि बैंक से जब तक अटेस्ट नहीं होगी तब तक उसे कोई अहमियत वक़्त नहीं रहेगी। और ये लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 73 के तहत मुतलका हो जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर फॉल करता है। नेक्स्ट स्टेप तफ्तीशी ऑफिसर
का गवाहन के बयानात रिकॉर्ड करना, जिसके अंदर बैंक ऑफिसर है, जिसके अंदर पैसे देने वाला है, पैसे लेने वाला है, कंपनी एम्प्लॉय, अटेस्टिंग विटनेस, अकाउंट होल्डर, जिसके पैसे गए हैं, जिसके थ्रू पैसे गए हैं, कहां से पैसे, तो जो भी ए और बी दो लोगों के दरमियान में जितने भी लोग होंगे उनकी एविडेंस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना 161 सीआरपीसी के तहत। नेक्स्ट स्टेप, मुलजम की तलबी या उसको गिरफ्तार करना। दोनों सूरतों में अगर मुलजम ने बेल करवा रही है तो उसका मौकफ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना कि धोखाधड़ी का एलिमेंट था, रकम वसूल हुई या नहीं, रकम ट्रांसफर हुई या नहीं, रकम दी गई या नहीं, अगर दिए थे तो उसके ये सबूत है तो क्या वो वापस मिली या नहीं। तो इन तमाम चीजों को दूसरी तरफ से भी तफ्तीश का हिस्सा बनाना, वहां से भी बयानात को 161 का हिस्सा बनाया जाना। चेक, पैसे किस मद में दिए गए थे, इसके इवज को लायबिलिटी थी या नहीं, इसके इवज कुछ लेन देन था या नहीं, को फ्रॉड, को धोखाधड़ी, बदनीति, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एलिमेंट मौजूद है या नहीं, इन चीजों को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। 160 सीआरपीसी और 157 सीआरपीसी इसके साथ मुतल्लिका कवानीन की सूरत के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर डिजिटल और फोरेंसिक एनालिसिस भी करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपकी व्हाट्सएप चैट, आपके ऑडियो रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्ड्स, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग ऐप, चेक, एग्रीमेंट, इनको फोरेंसिक एनालिसिस के बाद ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग गवाह के तौर के ऊपर, स्ट्रॉन्ग गवाही के तौर के ऊपर कंसीडर किया जा सकता है। इससे एक रेलिवेंट लॉ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उनका एनालिसिस और फोरेंसिक करवाया जाना। आर्टिकल 164 कानून शहादत भी इसका रेलिवेंट लॉ है। नेक्स्ट स्टेप, आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड बरामद करता है, जो बरामदगी है वो करवाई जाती है और इसके अंदर जो कुछ भी बरामद हुआ उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाना। सीआरपीसी 94 और सीआरपीसी 103 इसके साथ मुतल्लिका कवानीन के तौर के ऊपर शामिल है। देन अगला स्टेप, आईओ अपना एक एनालिसिस, अपनी एक राय देता है, ओपिनियन देता है कि इल्जाम दुरुस्त है, इल्जाम काफी नहीं। अगर इल्जाम दुरुस्त है तो इसकी सपोर्ट में ये एविडेंस मौजूद है, अगर इल्जाम काफी नहीं तो इसकी सबूत में ये एविडेंस मौजूद है। तफ्तीशी ऑफिसर की गलतियां क्या हैं जो केस में मुलजम को बरी कर सकती हैं, इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जरूर जाके देखिएगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। ऐसी बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी अपलोड होंगी मेरे पेज और चैनल के ऊपर। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो द पेज। वस्सलाम।